नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की फोन वार्ता में भविष्य की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम एशिया के हालात पर भी हुआ विचार विमर्श। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर साझा की चिंताएं। इजरायली पीएम ने हमास के सफाई तक सैन्य अभियान नहीं रोकने की फिर कही बात। कहा, सुनिश्चित करेंगे कि फिर कभी न हो 7 अक्टूबर जैसा हमला। हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सेना की झड़पें जारी। सीरिया में इजरायली हमले में शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी की मौत। समुद्री जहाजों पर ड्रोन हमलों के संदर्भ में भारत की दो टूक। हमलों के अपराधियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रोजेक्ट 15B और 15A श्रेणी के 4 विध्वंसक तैनात। काला सागर में तैनात रूसी युद्धपोत यूक्रेनी हमले से क्षतिग्रस्त। यूक्रेनी विमान ने मिसाइलों से युद्धपोत को बनाया निशाना। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख नगर पर नियंत्रण का किया दावा। यूक्रेन ने रूस के दावे को किया खारिज। कई मोर्चों पर रूस यूक्रेन की सेनाओं में भीषण झड़प। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ा तनाव। चीन ने फिलीपींस पर उकसावे की कार्रवाई का लगाया आरोप। अपनी नौकाओं को चीनी जहाजों द्वारा टक्कर मारे जाने से नाराज है फिलीपींस। एक नौका पर सवार थे फिलीपींस के सेना प्रमुख। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर चिंताएं साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। भारत ने समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को नौसेना में शामिल किए जाने के समारोह में शामिल हुए। वहां उन्होंने अपने संबोधन में अरब सागर में व्यापारिक जहाज केम प्लूटो पर हाल ही में हुए संदिग्ध ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति ने कुछ ताकतों में ईर्ष्या और नफरत भर दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हमलों को बहुत गंभीरता से लिया है और नौसेना ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन हमलों के अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B और 15A श्रेणी के 4 विध्वंसक तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने बताया कि इन खतरों का मुकाबला करने के लिए P-8I विमान, डॉर्नियर्स, सी गार्डियन, हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज सभी को संयुक्त रूप से तैनात किया गया है। भारत ने ये कदम व्यापारिक समुद्री पोतों पर हमले की घटनाओं के संदर्भ में उठाया है। Even as we speak, we have 4 destroyers of 15 Alpha and Bravo class deployed to counter piracy and drone attacks on merchant shipping
Also, we have air surveillance by Sea Guardians, P8Is, Dorniers, helicopters, and Indian Coast Guard units, all deployed jointly to counter these threats. और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजराइल जल, थल और वायु से लगातार हमास पर कहर बरपा रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकियों का सर्वनाश करने से पहले वो गाजा में अपना सैन्य ऑपरेशन खत्म नहीं करेगा। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। इस बीच सीरिया में ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी की हवाई हमले में मौत हो गई है। ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया है। दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन अक्टूबर में शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हमास के आतंकियों का सफाया करने निकली इजरायली सेना गजा में अपने सैन्य अभियान को जारी रखे हुए है। जल, थल और वायु से हो रहे समायोजित हमलों में हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। दक्षिणी इजराइल से लगे गाजा के इलाकों में मंगलवार को धुएं के बादल उठते देखे गए। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकियों का सर्वनाश करने से पहले वो गाजा में अपने सैन्य ऑपरेशन को खत्म नहीं करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उत्तरी गाजा में मोर्चा ले रहे अपने जवानों से मिलने पहुंचे। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए इजरायली पीएम ने दोहराया कि ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। 7 अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है। हमें सुनिश्चित करना है कि ऐसा फिर कभी ना हो। यही वो चीज है जो आप सब चाहते हैं। मुझे आपकी प्रतिबद्धता पर गर्व है। ये आसान नहीं है, लेकिन हम इसे अंत तक जारी रखेंगे। इजरायली सेना गाजा में नागरिक इलाकों में हमास के आतंकी ठिकाने भी लगातार बेनकाब कर रही है। इजराइल ने गाजा में हमास के भूमिगत उत्तरी मुख्यालय का पर्दाफाश किया है। इजरायली सेना की तरफ से जारी एक वीडियो में इन भूमिगत ठिकानों को देखा जा सकता है। इजरायली बलों ने गाजा में हमास की आतंकवादी सुरंगों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश कर उसे नष्ट कर दिया। ये नेटवर्क गाजा में हमास का उत्तरी मुख्यालय था। जमीन के कई मीटर नीचे स्थित इस मुख्यालय में हमें हथियारों के उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचा और ऐसी प्रयोगशालाएं मिली जहां हथियारों का उत्पादन होता था। इजरायली सेना गाजा के साथ साथ अन्य मोर्चों पर भी लड़ रही है। इजराइल लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। लेबनान का ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों में मिसाइल हमले कर रहा है। इजरायली सेना इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायली सेना हमास आतंकियों के साथ साथ हिजबुल्लाह जैसी अन्य चुनौतियों को लेकर भी लगातार सजग है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने मंगलवार को सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है। हम कई मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रहे हैं और 7 अलग अलग मोर्चों से हमलों का सामना कर रहे हैं। ये मोर्चे हैं गाजा, लेबनान, सीरिया, पश्चिमी तट, जूदिया और समरिया, इराक, यमन और ईरान। हमने 6 मोर्चों पर पहले ही जवाब दे दिया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जो हमारे विरोध काम करेगा वो हमारा निशाना बनेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव इस आशंका को बल दे रहा है कि कहीं इस संघर्ष का दायरा फैल न जाए। इस बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी की हवाई हमले में मौत हो गई है। ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया है। सैयद रजी मूसवी के बारे में बताया गया है कि वो सीरिया और ईरान के बीच सैन्य संयोजन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हें ईरान के प्रख्यात सैन्य प्रमुख कासिम सुलेमानी का बेहद करीबी माना जाता था। सुलेमानी को अमेरिका ने इराक में 2020 में हमला करके मार दिया था। सुलेमानी के जिस काफिले को निशाना बनाया गया था उसमें रजा मूसवी भी थे, लेकिन वो बच गए थे। इस बीच इराक में अमेरिका के एक हवाई हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी देखी जा रही है। अमेरिकी हवाई हमले में सशस्त्र समूह कताइब हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हमले की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में कताइब हिजबुल्लाह और संबद्ध समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 3 ठिकानों पर हमले किए। ये हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान समर्थित समूहों के हमलों का जवाब हैं। इन हमलों में इरबिल एयरबेस पर ईरान समर्थक कताइब हिजबुल्लाह और संबद्ध समूहों द्वारा किया गया एक हमला भी शामिल है।
वहीं इराक ने इन हमलों की आलोचना की है। इराक ने अमेरिका की इस कार्रवाई को उसकी संप्रभुता पर अस्वीकार्य हमला बताया और कहा कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान हो सकता है। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव और बढ़ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने ताज़ा बयान में फिलीपींस पर उकसावे का आरोप लगाया। चीन का कहना है कि वो क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री हितों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं फिलीपींस का कहना है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में ऐसे जहाज को आक्रामकता का निशाना बनाया जिस पर उसके सेना प्रमुख सवार थे। आइए आपको हम वर्तमान स्थिति और तनाव के कारण दर्शाती एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलीपींस की आपूर्ति नौकाओं को चीनी जहाजों द्वारा टक्कर मारे जाने और उन पर पानी की बौछारें छोड़ने से पैदा तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ये घटना इस महीने के शुरू की है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक तेवर अभी तक अपनाए हुए हैं। फिलीपींस इस बात पर बिफरा हुआ है कि जिन नौकाओं को टक्कर मारी गई उनमें से एक पर उसके सेना प्रमुख सवार थे। उधर चीन फिलीपींस की नौकाओं पर अपने जल क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगा रहा है। चीन का कहना है कि फिलीपींस के जहाज वहां मछली पकड़ रहे चीनी जहाजों से टकराए थे। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने ताज़ा बयान में फिलीपींस पर उकसावे का आरोप लगाया। चीन का कहना है कि वो क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री हितों से पीछे नहीं हटेगा। पिछले कुछ समय से फिलीपींस उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। उन परिस्थितियों में चीन इसका दृढ़ता से जवाब देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर है। वैसे संवाद के दरवाजे खुले हैं। हमें उम्मीद है कि फिलीपींस पीछे हट जाएगा और तुरंत गलत रास्ते पर आगे बढ़ना बंद कर देगा। फिलीपींस का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता की वजह से उसके जहाजों का नुकसान हुआ है। फिलीपींस का कहना है कि ऐसे जहाज को आक्रामकता का निशाना बनाना जिस पर उसके सेना प्रमुख सवार थे चिंताजनक घटना है। फिलीपींस के राष्ट्रपति इस मामले को गंभीर बता चुके हैं। हाल की घटना जिसका हिस्सा छोटा मोटा नहीं बल्कि हमारे सशस्त्र सेना प्रमुख थे, चिंताजनक है, लेकिन यह जोर जबरदस्ती के खिलाफ फिलीपींस के साहस का गौरवपूर्ण प्रदर्शन है। साथ ही हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, संरक्षण और उसे कायम रखने का हमारा दृढ़ संकल्प भी दिखाता है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव कई महीने से रह रहकर सर उठा रहा है। फिलीपींस का आरोप है कि चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक हो रहा है। विवाद की असल जड़ दक्षिण चीन सागर का सेकंड थॉमस शोल नामक हिस्सा है। ये स्थान फिलीपींस के पलावन से 190 समुद्री मील पश्चिम में स्थित है। ये एक संसाधन संपन्न जलमार्ग है जो केंद्रीय शिपिंग चैनल के रूप में कार्य करता है। इस पर फिलीपींस की पुरानी दावेदारी है, जबकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर ही अपनी दावेदारी जताता है और इसी नाते इसे भी अपना हिस्सा बताता है। यहाँ फिलीपींस का एक जहाज मौजूद है जिसके लिए रसद ले जा रही नौकाएं चीनी समुद्री आक्रामकता का निशाना बनती रही हैं। फिलीपींस की रसद का रास्ता रोकने के लिए बड़ी संख्या में चीनी जहाज इलाके की नाकाबंदी का प्रयास भी करते रहे हैं। इस महीने के शुरू में फिलीपींस ने चीनी जहाजों के ऐसे ही एक प्रयास की तस्वीरें जारी की थी। चीन और फिलीपींस के बीच समुद्र में यह तनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि फिलीपींस जापान और अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिलीपींस हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ संवाद जारी रखने की बात कह रहा है ताकि उस क्षेत्र को लेकर साझा रुख तैयार किया जा सके जिसे फिलीपींस पश्चिमी फिलीपींस सागर कहता है। ये क्षेत्र दक्षिण चीन सागर का वो हिस्सा है जो फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आता है। चलिए अब आपके लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। जल्द ही संघर्ष के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि क्रीमिया के फियोडोसिया पर यूक्रेन के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए और नोवोचेरकास्क नामक एक बड़ा युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अगले साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को 2 साल पूरे हो जाएंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि क्रीमिया के फ्योडोसिया पर रात भर हुए यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए और नोवोचेरकास्क नामक एक बड़ा युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गया। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि यूक्रेन ने फ्योडोसिया पर हमला करने के लिए विमान द्वारा लॉन्च की गई गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उधर कीव ने मंगलवार को कहा कि उसने क्रीमिया में एक महत्वपूर्ण रूसी युद्धपोत को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि उसके पायलटों ने क्रूज मिसाइलों के साथ फ्योडोसिया पर हमला किया, जिसमें नोवोचेरकास्क को नष्ट कर दिया गया। वायुसेना के पायलट ने हमला किया। ऑपरेशन की योजना सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा बनाई गई थी। एक युद्धपोत को नष्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बड़ा युद्धपोत नष्ट हो गया है। इस बीच पूर्वी शहर हार्लिवका में रूसी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी सेना की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमलों में 5 नागरिक मारे गए। रूसी नियंत्रण वाले एक अधिकारी ने बताया कि खेरसॉन से लगभग 400 मील उत्तर पूर्व में हार्लिवका शहर में यूक्रेन की गोलाबारी ने एक शॉपिंग सेंटर और कई अन्य इमारतों को नष्ट कर दिया। हार्लिवका के मेयर इवान प्रिखोडको ने कहा कि हमलों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 नागरिक घायल हो गए। उधर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर बताया कि रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन के एक शहर मेरिंका पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो मई में बखमुत पर कब्जा करने के बाद रूस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई योजना पर काम तेज करने की बात कही है। सबसे पहले हम दुश्मन की लड़ाकू इकाइयों को डोनेट्स्क से दूर धकेल रहे हैं। दूसरा, इस किलेबंदी को तोड़कर हमारे सैनिकों के पास अब एक व्यापक परिचालन क्षेत्र तक पहुंचने का अवसर है। हम आगे की योजनाओं पर अलग से बात करेंगे। मैंने आज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से बात की है। जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन ने पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया। ऐसा पहली बार इसलिए है क्योंकि पहले यूक्रेन जूलियन कैलेंडर के अनुसार रूस की तरह 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार मनाता था। रूसी कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस का त्योहार जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश को एक क्रिसमस संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने रूस पर अंततः जीत का आश्वासन दिया है। हम युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज सभी यूक्रेनियन एक साथ हैं। हम सभी एक साथ एक बड़े परिवार के रूप में, एक एकजुट देश के रूप में एक ही दिन क्रिसमस मना रहे हैं। कदम दर कदम, दिन ब दिन अंधकार हार रहा है और अंततः अंधकार हारेगा, बुराई हारेगी और अच्छाई की जीत होगी। विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई जारी है। फिलहाल युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। Economic relationship has grown overall. We would like to see India's exports to Russia also grow. Maybe not exactly equal, but at least in very large measure. And much of that responsibility is on all of you. That we as a government can give policy guidance, we can give encouragement, we can help with sorting out problems. But at the end of the day, business has to be done by business. And there are today possibilities for Indian exports to grow and overall India-Russia economic cooperation to grow. और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूरोपीय देश सर्बिया में इन दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सर्बिया में हाल में हुए आम चुनाव में भारी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर गए हैं। बेलग्रेड में प्रदर्शनकारी केंद्रीय चुनाव आयोग की इमारत के सामने एकत्र हुए और मुख्य पुलिस स्टेशन तक मार्च किया। प्रदर्शनकारी चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
सर्बिया में इस महीने की शुरुआत में हुए चुनाव के विरोध में कई हजार लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बेलग्रेड में प्रदर्शनकारी केंद्रीय चुनाव आयोग की इमारत के सामने एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य पुलिस स्टेशन तक मार्च भी किया, जहां पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को रखा गया है। इससे पहले पुलिस ने कहा कि चुनाव परिणाम पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान 38 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। विपक्षी दलों ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। हम आज रात यहाँ हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। मैं अलेक्जेंडर वुसिक से पूछ रहा हूँ कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मिर्च स्प्रे और आंसू गैस छोड़े, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदर्शनकारियों ने कल बेलग्रेड की ऐतिहासिक इमारत सिटी हॉल में घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हाल ही में हुए चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। गौरतलब है कि सर्बिया में 17 दिसंबर को आम चुनाव नतीजों का ऐलान किया गया था। हालांकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वुसिक ने चुनाव में धांधली करके सत्ता हासिल की है। इस बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने धांधली के आरोपों से इनकार किया है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही सरकार और राष्ट्रपति वुसिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति वुसिक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में गड़बड़ी कराई। प्रदर्शनकारियों ने फिर से चुनाव कराने की मांग की है। मैं यहाँ अपने भाइयों और बहनों का समर्थन करने के लिए हूँ, जिन्हें धोखा दिया गया है। हम यहाँ न्याय पाने उसके लिए लड़ने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि फिर से चुनाव कराए जाएंगे। पिछले मतदान को रद्द करना चाहिए, जो वास्तव में पूरी तरह से चुराए गए हैं और जो पूरी तरह से नाजायज और अवैध है। गौरतलब है कि आम चुनाव में वुसिक की पार्टी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी ने 47% वोट पाकर फिर से सत्ता हासिल की है। वहीं विरोधी पार्टी सर्बिया अगेंस्ट वायलेंस को 23.5% वोट मिले। अन्य सोशलिस्ट पार्टी ऑफ सर्बिया को 6.56% वोट मिले हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों के समर्थक इन नतीजों से खुश नहीं हैं और चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर चुनाव को अवैध घोषित कर दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। आज के समय में विज्ञान हर रोज नई खोज के साथ आगे बढ़ रहा है। रोज नए कारनामे हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही अलग कर दिखाया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने मानव कोशिका की मदद से छोटे जैविक रोबोट बनाए हैं। इन्हें एंथ्रोबोट्स कहा जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। हम सभी ने कई रोबोट्स के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा, पर ह्यूमन सेल से बनने वाले शायद नहीं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ह्यूमन सेल की मदद से छोटे जैविक रोबोट्स बनाए हैं, जिन्हें एंथ्रोबॉट्स कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक बॉट, जिनका आकार मानव के बाल की चौड़ाई से लेकर नुकीली पेंसिल की नोक तक भिन्न होता है। इनके डिजाइन के कारण ये सेल्फ असेंबल हो जाते हैं और अन्य कोशिकाओं पर बेहतरीन उपचार प्रभाव भी करते हैं। एडवांस साइंस में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि एंथ्रोबॉट्स सतहों पर कैसे चलते हैं और प्रयोगशाला में विकसित न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देने में कैसे मदद करते हैं। एंथ्रोबॉट्स मानव कोशिकाओं से बने पहले पूर्ण सेल्यूलर जीवित जैविक रोबोट हैं। ये अध्ययन मेढक भ्रूण कोशिकाओं से निर्मित ज़ोनोबॉट्स के शोध पर आधारित है और रोग उपचार के लिए रोगी द्वारा उत्पन्न बायोबोट्स को चिकित्सीय उपकरण के रूप में उपयोग करने की क्षमता का पता लगाता है। वहीं ज़ेनोबॉट्स के विपरीत एंथ्रोबॉट्स का निर्माण जेनेटिक संशोधन के बिना मानव कोशिकाओं से किया जा सकता है, जो मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए इन बॉट्स के झुंड का उत्पादन करता है। ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर माइकल लेविन के नेतृत्व और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस इंस्टीट्यूट के सहयोग से किए गए इस शोध से पता चला है कि ये वयस्क ह्यूमन सेल से बने एंथ्रोबॉट्स पूर्ण रूप से आगे बढ़ सकते हैं और अपने डीएनए को संशोधित किए बिना न्यूरॉन्स के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। हमने दिखाया कि एंथ्रोबॉट्स क्षतिग्रस्त मानव तंत्रिका कोशिकाओं की एक शीट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और 3 दिनों के दौरान तंत्रिकाओं की मरम्मत कर सकते हैं। दरअसल एंथ्रोबॉट्स का जीवन काल कुछ हफ्तों तक ही सीमित होता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है
कि उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आसानी से शरीर में फिर से एब्जॉर्ब हो जाना है। शोधकर्ताओं ने एंथ्रोबोटॉक्स के लिए विभिन्न कार्य सोचे हैं, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स के प्लेक बिल्डअप को साफ करना, रीढ़ की हड्डी या रेटिना सिस्टम की क्षति की मरम्मत करना, बैक्टीरिया या कैंसर कोशिकाओं को पहचानना और सही दवाएं प्रदान करना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।